दोस्तों सभी को नमस्कार, सादर अभिवादन। आज मैं जनबोध नाम के अपने इस चैनल पर सेकुलरिज्म के नाम पर लाखों व्यक्तियों की हत्या, अरबों की लूट के खुलासे के कार्यक्रम का पार्ट 3 आपके सामने रखूंगा, जिसमें खास तौर से जिन लोगों की और जिन संस्थाओं की मैं चर्चा करूंगा, उसमें आपको याद होगा अभी कल एक फैसला आया है बटाला हाउस कांड। फखरुद्दीन तेहरा भाई खुराकी वाला और जामिया मिलिया इस्लामिया, ये 3 नाम हैं। तीनों किस तरह से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको दिखाया था कि किस तरह से महात्मा गांधी के आंदोलन से, उनके विचारों से प्रभावित होकर एक सेकुलर फखरुद्दीन तेहरा भाई खुराकी वाला निकलते हैं। दो 2000 में उनको जामिया मिलिया का कुलाधिपति माने चांसलर बना दिया जाता है और वो जुलाई 2011 तक उसमें रहते हैं। इसके पहले वो बड़ी कंपनी स्थापित करते हैं वोखार्ड, और विश्व के बड़े बिलियनियर में इस कंपनी का नाम आता है। मतलब 746वें नंबर के बिलियनियर, फोर्स पत्रिका जैसा कहती है, हमने बताया था आपको। अब उनके कार्यकाल में साथ में ही वो मुंबई जैसे नगरी के शरीफ भी रह चुके हैं। इस पर भी हमने आपको बताया था किस तरह से 1993 में उनके कार्यकाल में धमाके हुए और कम्युनल हार्मोनी के लिए उन्होंने कैसे 100 किलोमीटर लंबी चेन बनाई थी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बटाला हाउस का चर्चा करेंगे। बटाला हाउस जामिया नगर में स्थित है। अभी कल अदालत ने फैसला दिया है जिसमें एक आतंकवादी को दोषी करार दिया गया है। बटाला हाउस में सन 2008 में लगातार बम धमाके हुए हमारे राजधानी दिल्ली में, जिसमें कई लोग मारे गए। इसकी चर्चा भी आजकल जोरों पर है। आपने तमाम पत्र पत्रिकाओं, न्यूज चैनल्स पर देखा होगा। इस पर चर्चा बेमानी है। हम कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। ये भी चूंकि जामिया मिलिया इस्लामिया और फखरुद्दीन तेहरा भाई खुराकी वाला उस वक्त जामिया मिलिया के चांसलर थे, कुलाधिपति थे। इनके अंडर में काम करने वाले वाइस चांसलर नसरुद्दीन ने उस वक्त पकड़े गए आतंकियों की मदद के लिए पूरा लड़ाई के लिए खर्च देने की बात की थी कि जो भी खर्च करेगा जामिया मिलिया इस्लामिया देगा, क्योंकि वो सभी जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट थे। किंतु खुराकी वाला साहब का कोई स्टेटमेंट इस संदर्भ में प्राप्त नहीं है, क्योंकि 2011 से पहले, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कि उनके सारे स्टेटमेंट या तो उड़ा दिए गए या पब्लिक के सामने नहीं आए।
मगर एक स्लीपर सेल्स की तरह किस तरह से यह व्यक्ति अपना नरेटिव चलाता है सेकुलरिज्म का, अपने संस्थाओं को भी सेकुलर संस्था कह के रजिस्टर्ड कराता है, इस पर भी चर्चा हम करेंगे, मगर थोड़ा आगे करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया से जुड़े कुछ और संक्षेप में जानकारियां दूं। उसमें शांति दूतों की सरकार, सेकुलर की सरकार थी, सेकुलर पार्टी की सरकार थी। ये तो कांड इतना बड़ा था कि उस वक्त की सरकार को उसको पचा पाना कठिन था। हालांकि काफी प्रयास किया गया। आदरणीय दिग्विजय सिंह जो बहुत बड़े सेकुलर उस पार्टी के थे, श्री सलमान खुर्शीद साहब का आप बयान सुनिए। सोनिया गांधी तो गंगा जमुना बहा चुकी थी, उनके अनुसार किस तरह से दिल्ली पुलिस ने ऐसे मासूम लोगों की हत्या की। और जामिया मिलिया के टीचर्स, स्टूडेंट्स, वहां का नरेटिव जो खुराकी वाला द्वारा और उनके वाइस चांसलर नसीरुद्दीन जी के जरिए बनाया गया था, उनकी अवधारणा ये थी कि जामिया मिलिया के स्टूडेंट मासूम हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। चूंकि अदालत ने फैसला सुना के इन सब के मुंह पर कालिख पोत दी होगी। अगर इन लोगों के अंदर जरा सा भी मानवता नाम की चीज हो तो अपने सेकुलरिज्म के इस नरेटिव पर इनको विचार करना चाहिए। बहरहाल मैं खुराकी वाला साहब की थोड़ा सा और कहानी आगे बढ़ाऊंगा। खुराकी वाला साहब का एक शब्द ना बोलना ये हम सभी को अचंभे में डालता है। जबकि अगर वो शरीफ थे, सेकुलर थे, तो उन्हें उन आतंकवादियों का प्रोटेस्ट नहीं करना था, किंतु किया गया। अब मैं इससे पहले कि और कहानी आगे बढ़ाऊं, मैं सभी सेकुलर ताकतों को, सेकुलर पत्रकारों को, सेकुलर इतिहासकारों को, सेकुलर मानसिकता के मुसलमानों को बड़ा स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या यह देश स्पष्ट संदेश दे चुका है, जो आदरणीय बापू महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर आज सेकुलर बने हुए हैं। उनकी प्रासंगिकता अब समाप्त हो चुकी है। यह देश ये समझ चुका है कि यह सेकुलर एक ढोंग है, एक उनके द्वारा अंग्रेजों के समय में थोपा गया एक ऐसी अवधारणा थी जिसमें लाखों व्यक्ति मारे गए हैं और आज भी मारे जा रहे हैं। मैं उसी के खुलासे का यह कार्यक्रम कर रहा हूं, जो शायद कई पार्ट में आएगा। क्योंकि हमारे पास तकनीकी व्यवस्था नहीं होने की वजह से मैं बहुत जल्दी सारे सबूत आपके सामने नहीं रख पा रहा हूं, मगर बहुत जल्दी रखूंगा, क्योंकि हमारे पास मिक्सिंग और एडिटिंग के संसाधन नहीं है, उतने टेक्निकल लोग नहीं है। मगर चूंकि बटाला हाउस पर अभी निर्णय आया है, जामिया मिलिया का नाम भी उछला है। जामिया मिलिया के स्टूडेंट ही थे वो, आजमगढ़ निवासी, और जामिया मिलिया ने इसका कड़ा विरोध किया था, प्रतिरोध किया था, और इनके इलाज के पैसे, खर्चे, सब कुछ, इनकी लड़ाई के पैसे सब कुछ उठाने के लिए तैयार थे। और उसके कुलाधिपति थे खुराकी वाला साहब। तो अब अपने आप में यह सब बातें स्पष्ट हो जाती हैं। अब हम सभी को या इन सेकुलर ताकतों को यह समझना आवश्यक है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सेकुलरिज्म की इस प्रासंगिकता को ही खत्म कर दिया है। क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था,
और आजादी का दिन 15 अगस्त 1947 तय किया गया था। किंतु प्रधानमंत्री महोदय ने हम सभी हिंदुस्तानियों का, सनातनियों का सर गर्व से ऊंचा करते हुए 21 अक्टूबर को ध्वजारोहण कर यह मान्यता दे दी कि आजादी के सही प्रणेता सुभाष चंद्र बोस थे। यह झंडा 21 अक्टूबर को झंडा फहराते ही यह स्पष्ट हो गया है कि अब महात्मा गांधी की इस देश में कोई प्रासंगिकता नहीं है, न ही वो आजादी में उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और न ही उनकी वजह से आजादी मिली। आजादी के हमारे सच्चे सपूत थे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस। अगर हम लोगों में जरा भी नैतिकता बाकी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में, अगर हम अपने आप को आजाद मानते हैं तो हमें सुभाष चंद्र बोस जी को मान्यता देनी पड़ेगी और मान्यता दे दिया है। अब इस पर इफ्फत की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये ढोंगी लोग जो हैं, इनको सही रास्ता दिखाने का वक्त है और आप सब उठ खड़े हों, इस सच्चाई को स्वीकार करें और इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखें। जामिया मिलिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा नरेटिव है। अब मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से इसका संबंध जोड़ता हूं, जो अलीगढ़ से प्रारंभ होता है और दिल्ली तक पहुंचता है। अलीगढ़ में जौहर साहब थे, जिनके नाम से अभी एक यूनिवर्सिटी एक बड़े सेकुलर उत्तर प्रदेश के नेता ने बनवाई है, जो अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी की नैतिक कृपा से अभी जेल की हवा खा रहे हैं और सारे उनके अपराध निकल के बाहर आ रहे हैं। क्योंकि आजम खान कौन थे, आजम खान को प्रोटेक्ट किसने किया, वो उनसे भी बड़े सेकुलरवादी थे, आदरणीय मुलायम सिंह। मुलायम सिंह ने क्या किया, मुलायम सिंह ने बटाला हाउस कांड के पीड़ितों को मीडिया के अनुसार 10 लाख रुपए की मदद शायद की थी या पेशकश की थी, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, मगर मुलायम सिंह को भी ये एनकाउंटर फेक लग रहा था। और लगातार ये सेकुलरवादी नेता ममता बनर्जी, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस के तो सभी लोग लगभग, इवन हमारे हमेशा चुप रहने वाले प्रधानमंत्री ने यह कही दिया था कि हिंदुस्तान गाजर मूली हो, इसको मूली है और इसको सभी सेकुलरवादी ककड़ी की तरह खा जाए। इसको चाहे जैसे यहाँ के संसाधनों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के मूल्यों, एवं हम काफिरों को चाहे जैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका पहला हक है। बहरहाल यह एक बड़ा खुलासा है जिसमें लाखों व्यक्तियों की हत्या हुई है। इसके सबूत हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको बटाला हाउस कांड में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण में रखना चाहूंगा। इसके बाद आज का ये विषय समाप्त करूंगा। पहले आप ये स्पीच देखें। धन्यवाद। दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में घटी है। यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी जानकारी नहीं होगी दोस्तों। आप जब जानोगे तो आपको भी पीड़ा होगी मित्रों। ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, कल दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने पब्लिकली घोषणा की है
कि इस आतंकवादियों की रक्षा करने के लिए कोर्ट का मुकदमा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी लड़ेगी, खर्च यूनिवर्सिटी करेगी। अरे डूब मरो, हिंदुस्तान की जनता के पैसों से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी चल रही है। और उस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ये हिम्मत दिखाए कि वे वकील करेंगे, एडवोकेट हायर करेंगे, देश के टॉप मोस्ट वकीलों को रुपये दिए जाएंगे और इन आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए ऑफिशियल कह रहे हैं मित्रों। वोट बैंक की राजनीति कहां तक पहुंची है। 1 मिनट में अगर दिल्ली में दम वाली सरकार होती तो ऐसा बयान देने वाले उस वाइस चांसलर को 1 मिनट में निकाल देती मित्रों। होगा यही जो गोधरा के नाम पर चिल्ला रहे थे। ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, उसने जो बयान दिया है, चुप है मित्रों। कल की घटना है। ये अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहने वाले लोग, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। ये वोट बैंक की राजनीति है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश को तबाही करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और मुझ पे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे। मित्र, इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता है आतंकवादियों की चप्पक चंपी हो। क्या कोई चाहता है क्या? सारा देश चाहता है आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। मित्रों, ये वो लोग हैं जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए निर्दोषों को मरवा रहे हैं। मित्रों, गुजरात को ये रास्ता मंजूर नहीं है दोस्तों। हम मौत के सौदागरों के खिलाफ वही व्यवहार करेंगे। एक गुजकों का कानून। दोस्तों, आपने अभी गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर और वर्तमान में हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सुना। अब चूंकि इनको सुनाने के पीछे हमारा मकसद किसी तरह की राजनीति नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए सुनाया गया था कि परिस्थितियां क्या बनी थी बटाला हाउस में। और अभी जो फैसला आया है उसको आप देखिए। क्योंकि हमारी कहानी का खुलासा, हम एक अलग कहानी पर काम कर रहे हैं जिसमें सेकुलरवाद के एक व्यक्ति से कितने लोग मारे जाते हैं पता नहीं। आप लोग निर्णय लेंगे जब पूरी कहानी आपके सामने आएगी। चूंकि मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अगर हम ये सब 300 पेज के अपने इस दस्तावेज को आपके सामने रखेंगे तो आपको शायद इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, एक एक करके रखना पड़ेगा। अभी इस सेकुलर के नरेटिव के पीछे की भूमिका समझना आपको आवश्यक है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और आप जैसा जानते हैं कि हिंदुस्तान में हाथी निकल जाए, बाल का एक पूंछ भी कई बार फंस जाता है तो पूरी हाथी आ जाती है बाहर। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमारे पास सिर्फ एक तो नहीं 2-4 बाल हैं जो इस पूरी हाथी को बाहर लाएंगे, क्योंकि ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। क्योंकि मैं कानून के आधार पर बोल रहा हूं, सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। एक एक सबूत, एक एक पन्ना मैं परत दर परत आपके सामने रखूंगा और निर्णय इस देश के कानून
इस देश की जनता और आप सभी दर्शक फैसला लेंगे। फैसला लेना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ नैतिक सनातनी होने के कारण मैं सच बोलूं और सच को आपके सामने रखूं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े सेकुलर पार्टी के नेता हुए हैं मुलायम सिंह जी, हमारी यह कहानी औरैया जिले के एक छोटे से प्रोजेक्ट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एक छोटे से प्रोजेक्ट से शुरू होती है और कहां तक पहुंचती है इसका आप लोग आने वाले समय में अंदाजा लगाएंगे। और मैं खुद व्यक्तिगत इस समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से कैसे पीड़ित रहा हूं, इस संदर्भ में एक छोटी सी वीडियो, थोड़ा लंबी होगी मगर आप झेलिए, थोड़ा सा सुनिए मैं जो कहना चाहता हूं। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा थे, उनके दरबार में एक नाई काम करते थे। राजा साहब अक्सर नाई से जनता का हालचाल पूछा करते थे। एक बार नाई एक गाय खरीद के लाए। गाय बहुत अच्छा दूध देती थी और तभी राजा ने उनसे पूछा भाई जनता का क्या हाल है। तो नाई महोदय ने कहा कि महाराज जनता बहुत सुखी है, दूध भात खा रही है, बहुत आनंद है जनता में। कुछ दिन बाद उनकी गाय दूध देना बंद करती है और थोड़ा सा नाई महोदय चिंतित भी रहते हैं। तभी फिर एक बार राजा ने पूछा कि हाँ भाई हमारे देश की जनता का क्या हाल है। तो नाई महोदय ने कहा कि महाराज जनता बहुत दुखी है, इस वक्त मुश्किल से नमक और रोटी खा के गुजारा कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी तभी एहसास हुआ ये, नहीं तो हम भी आखिर इसी समाज से आए हुए व्यक्ति हैं, हमें भी ऐसा ही लगता है था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मगर जब हमारे ऊपर गुजरी तब हमें एहसास हुआ, तब हमने ये कहानियां पढ़नी शुरू की और समझना शुरू किया। बहुत सारे इतिहास, बहुत सारे किताबें पिछले 5 साल से मैं लगभग लगातार पढ़ रहा हूं। इतने दिनों के काफी अध्ययन के बाद फिर कुछ बड़े समाज सेवी, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे, जीडी बख्शी जैसे एवं उनकी सभी टीम के वक्तव्यों को सुना, तब कहानी सुनी, तब हमें लगा कि नहीं, सच ही बोलना चाहिए, देश के सामने सच लाना आवश्यक है। क्योंकि हम लोग अपनी अब तक की गलतियों से आने वाली पीढ़ी को काफी हद तक बर्बाद कर चुके हैं। मगर अभी भी अगर जागते हैं, अभी भी चीजों को समझते हैं, तो कहा जाता है कि शाम का भूला अगर सुबह वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मेरा इस कहानी के पीछे जो उद्देश्य है, मैं कैसे पीड़ित हुआ, 2 लाइन और बोलूंगा इस वीडियो में। इसके बाद मैं अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करूंगा। इन्हीं के समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडों द्वारा मैं लुटा पिटा प्रताड़ित व्यक्ति आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हूं। मैंने तिनका तिनका करके एक एक पैसा जोड़ा था, किंतु आज मैं भी इसी सेकुलरिज्म के छद्म सोच का शिकार हूं। कुछ तथाकथित सपा के छुटभइये नेता, जिनके ऊपर हमने, चूंकि मैं समाज सेवी रहा हूं तो लड़ना भी जानता हूं, मैं किसी से डरना हमने नहीं सीखा, ना ही डरेंगे। जब तक बात समझ में नहीं आई थी तब तक बहुत बर्दाश्त किया गया, मगर अब चूंकि बात समझ में आ गई तो गलती जहां से शुरू होती है सही भी वहीं से करना पड़ेगा।
तो हम सभी लोगों का एक कर्तव्य है कि हम सारी समस्याओं की जड़ तक जाएं और उस बीमारी के जड़ में जितने भी कीड़े हैं उनको एक एक करके चुन चुन करके उनको समाप्त किया जाए। इस समाज रूपी, हिंदुस्तान रूपी शरीर में ऐसी एंटीबायोटिक दी जाए जिसमें हो सकता है हमारे जैसे कुछ लोग मर जाएं, हमारे जैसे कुछ अच्छे कीटाणु भी मर जाएं, हमें मंजूर है, किंतु जहरीले एक भी कीटाणु बचने नहीं चाहिए। जैसा आप टाइफाइड, मलेरिया या अन्य बीमारियों में जो दवाइयां खाते हैं तो उसमें अपने कीटाणुओं के साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता वाले भी बहुत सारे व्हाइट सेल्स भी मरते हैं। आज का मेरा यही संदेश था। वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं आप सबसे आज इजाजत चाहता हूं। प्रयास करूंगा कि कल फिर मैं अपना अगला एपिसोड पार्ट 4, इस खुलासे का पार्ट 4 आपके सामने रखूं। तकनीकी समस्या है हमारे सामने, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुरंत उन तकनीकी समस्याओं को दूर कर सकूं, किंतु मैं इतना अवश्य करूंगा कि जिस तरह से राम सेतु पर नल नील के अलावा जो पत्थर डाले जा रहे थे, एक गिलहरी भी बोलती है, वो भी एक तिनका ले जाके डालती है। भगवान राम उसका भी कल्याण करते हैं। मैं भी, चूंकि एक गिलहरी से ज्यादा मेरी औकात नहीं है, तो मैं भी इस राष्ट्र, देश और समाज की सेवा में एक कंकड़ जरूर डालूंगा। ये मेरा प्रण है, मेरा वचन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से आज विदा चाहता हूं। जनबोध के इस चैनल में फिर आपका मैं दोबारा स्वागत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।